फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का जो है इंडियन ज्योग्राफी है उसको जो है हम लोग फटाफट 100 जो है क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि सेशन अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और बताइए कि ऐसा ही वीडियो की ज़रूरत है तो हम लोग जो है ऐसा ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है हिकटियस को कहा जाता है। अगला सवाल है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? जियोग्राफिया नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो इरेटोस्थेनीज है। कौन है? इरेटोस्थेनीज है। अगला सवाल है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये टोलमी है। क्या है? टोलमी है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में जो गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है, यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। कितना लंबा है? तो ये है 1200 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटरेखा में गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान आता है? यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? ये गुजरात है। तो गुजरात के बाद कौन सा राज्य आता है? तो यह आता है आंध्र प्रदेश। उत्तर क्या आ जाए इसका? आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? यानी किस राज्य की सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा है? यह है गोवा। अगला सवाल है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर है। कौन सा राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो अखबारी कागज बनाने का जो सरकारी कारखाना है यह है नेपालनगर में। ये नेपालनगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम पे जाके जो है ये वीडियो का PDF जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना जो है ट्रंकवाड़ में खोला गया था। कब खोला गया था? 1716 ईस्वी में। अगला सवाल है, मिट्टी से बना बांध है। तो मिट्टी से बना बांध कौन है? ये पंचना बांध जो है मिट्टी से बना हुआ। अगला सवाल है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है आधुनिक भारत का मंदिर जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम क्या रहते थे? PM रहे थे, यानी प्रधानमंत्री रहे थे। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो है उपनाम जो है राजस्थान की मरुगंगा नाम है। क्या है? राजस्थान की मरुगंगा। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम क्या है? राजस्थान की मरुगंगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिशलपुर परियोजना का नदी जो है ये बनास नदी से है। उत्तर क्या जाए इसका? बनास नदी। अगला सवाल है, इजराइल की कौन सी लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली राजस्थान में प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, इजराइल से जो कौन सा लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली लाई गई है जिसका उपयोग जो है राजस्थान में किया जाता है वो है बूंद बूंद टपकना सिंचाई प्रणाली। कौन है? बूंद बूंद टपकना सिंचाई प्रणाली। अगला सवाल है, कडाना बांध किस नदी पर व किस राज्य में स्थित है? तो कडाना बांध जो है ये माही नदी पर है। कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य से प्रारंभ हुआ, यानी इसका उद्गम है। कहता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? यहाँ गलती है थोड़ा सा, ठीक है। इसका उद्गम जो कहाँ से, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है कहाँ से निकाला गया? तो सतलज व्यास नदी के जो है हरिकीय बांध से निकाला गया। ये इंदिरा गांधी परियोजना जो है कहाँ से निकाला गया है? सतलज नदी है ना, सतलज नदी और व्यास नदी पर जो है हरिकीय बांध है, उस बांध से जो है कौन सा निकाला गया? इंदिरा गांधी नहर निकाला गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माही परियोजना जिन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे राज्य कौन कौन से हैं? ये माही परियोजना जो है 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना वह कौन कौन सा राज्य है? यह है राजस्थान और गुजरात। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? यह है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। यानी सरदार सरोवर परियोजना का जो लाभ जो है कौन कौन राज्यों को मिलता है? राजस्थान को भी मिलता है, गुजरात को भी मिलता है और महाराष्ट्र को भी मिलता है और मध्य प्रदेश को भी मिलता है। अगला सवाल है, देश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक सिंचाई जो है राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होता है। यानी सबसे जो है अधिक सिंचाई जो कहाँ पे होता है? राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है राजस्थान में जो है हमारा थार मरुस्थल पाया जाता है। वहाँ का जो मिट्टी जो क्या होता है? बलुई मिट्टी है, यानी बालू मिट्टी होता है। अगला सवाल है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है आना सागर है। कहाँ पे है? आना सागर। अगला सवाल है, देश की एकमात्र टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ स्थित है? यानी कहता है देश की एकमात्र टंगस्टन की खान जो है
कौन सा राज्य में स्थित है? ये है डेगाना, ये नागौर में। कहाँ पे है? डेगाना और नागौर में। अगला सवाल देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी? ये ऑपरेशन फ्लड किसको कहता है? इन्हें दुग्ध उत्पादन को जो है क्या कहता है? दुग्ध उत्पादन को जो है क्या कहता है? दुग्ध क्रांति को क्या कहता है? ऑपरेशन फ्लड कहता है, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है 1977-78 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो क्या है? गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई कितना है? 1727 मीटर। उसके बाद कौन है? माउंट आबू है। कहाँ पे है? कौन है? माउंट आबू। अगला सवाल है, मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन है? ये जयसमंद है। कौन है? जयसमंद। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खड़ा हो जाता है? तो लूनी नदी का जो जल जो है बालतोरा के बाद जो है क्या होता है? खड़ा होता है, यानी नमकीन होता है। खड़ा मतलब क्या होता है? नमकीन होता है। अगला सवाल है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? ये सांबर झील है। पहला खारे पानी की झील कौन है? ये चिल्का झील है। चिल्का झील है। चिल्का झील कौन सा राज्य में है? ये उड़ीसा में है। कौन सा राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सा है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है कौन है? ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। कहाँ पे बहती है? राजस्थान में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है? तो हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता यह है कि ये नदियाँ जो है वर्ष भर बहती रहती है, यानी 12माही नदी होती है। अगला सवाल है, घड़ियालों की सरल स्थली किसे कहता है? तो घड़ियालों की सरल स्थली जो है चंबल नदी को कहते हैं, यानी चंबल नदी में जो है सबसे ज़्यादा जो है घड़ियाल पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? यह है माही नदी। क्या है? माही नदी। अगला सवाल देखते हैं, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत ये है विंध्य पर्वतमाला। हमारा जो एवरेस्ट है हिमालय पर्वत है वो है नवीन वलित पर्वतमाला। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है क्या है? यह है गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है ये सूर्य ग्रहण के दिन जो चंद्रमा आ जाते हैं। ठीक है। तो अब जो है क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? यानी भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा वाला राज्य है? ये है 9 राज्य। कौन है? कितना है? 9 राज्य है। अगला सवाल है, दक्षिण में भारत किस देश से अलग होता है? यानी दक्षिण में भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। क्या ये दक्षिण का जो पार्ट है भारत का, यहाँ पे क्या इस तरह से श्रीलंका लटक गया, यानी जो है ये है पाक जल डमरू के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होती है, और पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जो है भारत और श्रीलंका जो है एक दूसरे से अलग होती है। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो कौन है? सियाचिन है। कौन है? सियाचिन है। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? क्या कहता है? किस प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों को छूती है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो सीमा जो है 8 राज्यों से लगता है। वो कौन कौन राज्य है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगता है और 8 राज्यों से क्या है? घिरा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन है? ये मेघालय है। क्या है? मेघालय। अगला सवाल है, जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो जोजिला दर्रा का निर्माण जो ये सिंधु नदी के द्वारा। क्या है? सिंधु नदी। अगला सवाल है, शिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? शिपकिला दर्रा का निर्माण जो है ये सतलज नदी के द्वारा। कौन सा नदी? सतलज नदी। अगला सवाल है, कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ती है? यह है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है लेह को जो है श्रीनगर से जोड़ती है। अगला सवाल है, कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? यानी कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ता है? वो है बुर्जिला दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। अगला सवाल है, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से जो है श्रीनगर जाने वाला रास्ता जो किस दर्रे से होकर गुजरता है? यह है बनियाल दर्रा के द्वारा जो गुजरती है। अगला सवाल है,
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? वो है जवाहर सुरंग। कौन है? जवाहर सुरंग। अगला सवाल देखते हैं। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रा में स्थित है। कौन सा दर्रा में? बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तब जो है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? कहता है किस ग्रह के जो है मान, दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यानी जितना जो है दिन का मान पृथ्वी का होता है और जितना पृथ्वी झुका हुआ है सेम जो है कौन सा ग्रह का है? वो है नेपच्यून ग्रह। कौन सा है? नेपच्यून ग्रह। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? यानी शुक्र ग्रह का जो खोज करने के लिए जो सबसे पहला रोबोट भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो उसका नाम क्या था? मैगलेन था। कौन था? मैगलेन। ये मैगलेन नाम का एक व्यक्ति था जो है विश्व का सबसे पहला चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ये मैगलेन था। ठीक है, ये मैगलेन भी जो क्या है? एक रोबोट है जो शुक्र ग्रह का खोज करने के लिए जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अगला सवाल है, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है? कहता है यानी हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। वो 8 ग्रहों में से जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है केवल अभी जीवन संभव हो पाया है, लेकिन संभावना है कि वो जो मंगल ग्रह पर जो है जीवन जो है जीवित रह सकता है, जीवन जो है जीने का संभावना व्यक्त किया जा सकता है। कौन सा ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। ठीक है, उसके स्थानीय समय में कितना डिग्री का अंतर हो जाएगा? तो कितना अंतर हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 घंटा। कितना हो जाएगा? 1 घंटा। यानी एक देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कौन कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 15 देशांतर पार करने में उसको कितना लगेगा? 15 गुना कितना हो जाएगा? 4। तो 15 जो कितना हो गया? 60। यानी 60 मिनट मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। यानी पृथ्वी को जो है 15 देशांतर जो है पार करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। अगला सवाल है, किसी स्थान का मान समय निर्धारित करने का आधार कौन सा रेखा होता है? तो किसी भी स्थान का जो है मानक समय निर्धारित करने का जो आधार रेखा कौन सा होता है? वो होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के द्वारा जो किसी स्थान का जो समय निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, परंतु ठोस में इसकी गति सर्वाधिक होती है? वो है प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे जो है ठोस में भी गुजर सकती है, द्रव में गुजर सकती है और गैस में हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक जो है इसका गति किसमें होगा? वो ठोस में होगा। वो कौन सा तरंग है? प्राथमिक तरंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी तरंग बोलते हैं। तरंग जो है पृथ्वी यानी भूकंप जो आता है, भूकंप कितने तरंग को छोड़ता है? 3 तरंग। कौन कौन तरंग? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, पहले वाला तरंग को जो क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राथमिक तरंग बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने के कारण जो है किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है? ये होता है अग्नि चट्टान का निर्माण। कौन सा चट्टान? अग्नि चट्टान। अगला सवाल है, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? कहता है जानवर, सूक्ष्मजीव और वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं तो वो कौन सा चट्टान में पाए जाते हैं? वो है परतदार चट्टान। परतदार चट्टान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? तो वो है नवीन बलौत पर्वत, नवीन बलित पर्वत। कौन सा नदी होगा? नवीन बलित पर्वत। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट है। तो ये जो है नवीन बलौत पर्वत में पाया जाता है, नवीन बलित पर्वत में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है? कौन सा चैनल है जो यूनाइटेड किंगडम को जो है यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है? वो है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के द्वारा जो यूनाइटेड किंगडम और जो है यूरोप जो है एक दूसरे से अलग होता है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है? कहता है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो कौन सा जलडमरू मध्य है? ये है पनामा जलडमरू मध्य। ठीक है, जलडमरू मध्य। अगला सवाल है, किस महादेश की नदियों को जो है सभ्यता का पलना कहा जाता है? तो एशिया महादेश की नदियों को जो है सभ्यता का पलना कहा जाता है। जैसे हो गया सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी घाटी में जो है सिंधु सभ्यता विकसित हुआ है। ठीक है,
इस तरह से और सभी नदियाँ हैं जिसके किनारे जो है बहुत सारे जो है सभ्यताओं का निर्माण हुआ है, विकसित हुआ है। इसलिए महादेश के नदियों को जो है, एशिया महादेश की नदियों को जो है सभ्यताओं का क्या कहा जाता है, पलना कहा जाता है। ऐसे भी जो है एशिया महादेश को जो क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पलना कहा जाता है। अगला सवाल, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो भूमंडलीय ऊष्मन यानी भूमंडलीकरण का जो भूमंडलीय ऊष्मन जो ऊष्मांग कहता है गर्मी जो बढ़ रही है किसी कारण बढ़ रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अगला सवाल है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने क्या आरंभ किया है? यानी पर्यावरण अनुकूल से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उसकी शुद्धता का पहचान के लिए जो किसको कौन सा चिन्ह जारी किया है? यह है इको मार्क को जारी किया। कौन है? इको मार्क। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में जो है दक्षिण बस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी बस्टर्स कहा जाता है। अगला सवाल है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर जो है ये सेंट लुइस शहर जो स्थित है। कौन सा शहर है? सेंट लुइस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? कहता है विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे विश्व का सबसे लंबा रेशा वाला कपास का निर्यात भी करता है और उत्पादन भी करता है। ठीक है। अगला सवाल है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। अमेजन नदी के दक्षिणी स्थित ब्राजील के मैदान में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकटतम है? यह है क्वींसलैंड। कौन सा है? क्वींसलैंड। कौन सा है? क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर है जो ग्रेट बैरियर रीफ के जो सर्वाधिक निकट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस जलडमरू मध्य में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है? कहता है किस जलडमरू मध्य, जिसको जल संधि भी कहते हैं, में से निकली गई सुरंग जो है यूनाइटेड किंगडम और जो है फ्रांस को जोड़ती है? वो है डोबर जल संधि। कौन? डोबर जल संधि के द्वारा जो है यूनाइटेड किंगडम और जो है फ्रांस एक दूसरे से जुड़ती है। अगला सवाल है, विश्व के कुल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मगना तट से प्राप्त होता है? तो वो होता है 20%। कितना प्रतिशत? 20%। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति के नाम पर केवल काई और फफूंदी पाई जाती है? तो वह है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में जो है वनस्पति के नाम पर केवल जो क्या पाया जाता है? काई और फफूंदी पाई जाती है। फफूंदी क्या होता है? जब हम लोग कभी कभी आटे को जो है गूंथ के छोड़ देते हैं उसके ऊपर में जो उजला उजला जो है धब्बा दिखाई देने वाला होता है, वही क्या है? फफूंदी है। अगला सवाल देखते हैं, ट्रांस काकेशियन रेलमार्ग एवं पूर्व सोवियत संघ के बाटूम शहर को किस शहर को जोड़ता है? तो वो है कुस्क शहर को। किसको? कुस्क शहर को। अगला सवाल है, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? वो है हीरे के व्यापार में। यानी बेल्जियम का एंटवर्प नगर जो है हीरे के व्यापार में जो सबसे विश्व में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अगला सवाल है, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत एवं यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? यानी स्वेज नहर का जो है शुरुआत कब किया गया था? 1869 ईस्वी में। तो ये स्वेज नहर का जिस खुलने से जो है भारत और यूरोप के बीच में जो कितनी दूरी कम हो गई है वह 7000 किलोमीटर क्या हो गया? कम हो गया। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? यह 790 किलोमीटर। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? यानी भारत और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? ये है ड्रोन रेखा। ये ड्रोन रेखा का जो निर्धारण कब किया गया था? 1896 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है का खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र में है, ये इस बात का जो है पुष्टि कौन किया था? ये किया था कोपरनिकस किया था। अगला सवाल है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी फसलों की बुआई जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में किया जा सकता है। यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर लास्ट तक जो है रबी फसल की बुआई कर ली जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल तक में जो इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल है, मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब किसी स्थान पर एक दिन या एक हफ्ते के वायुमंडलीय अवस्था को वहाँ का मौसम कहते हैं। किसी स्थान पर एक दिन का या एक हफ्ते की वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अगला सवाल है,
भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? यानी मौसम संबंधी यानी जानकारी देने की सेवा की शुरुआत जो है कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पहली बार जब भारत में मौसम संबंधी सेवा शुरू हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय शिमला में था। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय शिमला से हटाकर कहाँ पे लाया गया? अब जो है कहाँ पे लाया गया है? पुणे से हटा गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में था। उसके बाद जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। तो 1914 से लेकर 1918 जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मौसम संबंधी सेवा का जो मुख्यालय है शिमला से हटाकर कहाँ कर दिया गया? ये पुणे कर दिया गया। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वो होता है पुणे से। अगला सवाल है, भारत के जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी है। तो भारत की जलवायु को जो है मानसूनी के अलावा जो है और कौन प्रभावित करता है? तो उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर भी जो क्या करता है? भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, किसकी वजह से मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत नहीं पहुंच पाती है? वह हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की वजह से जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं जो भारत में जो है नहीं पहुंच पाती, वो हिमालय पर्वत से टकरा के जो फिर क्या होता है? वापस चले जाता है। अगला सवाल है, किसी उपस्थिति के वजह से भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है? वह है हिंद महासागर की वजह से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में चक्रवात ऋतु बदलने की वजह क्या है? कहता है भारत में चक्रवात ऋतुओं बदलने की वजह क्या है? समय पर अपनी दिशा बदलना। क्या होता है? समय पर अपनी दिशा बदलना। अगला सवाल है, उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में किसकी वजह से बारिश होती है? कहता है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु यानी ठंडी के मौसम में जो है किसकी वजह से बारिश होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के द्वारा जो है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो है शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है। अगला सवाल है, कोरोमंडल के तट पर, जिस कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो कोरोमंडल तट में जो है जाड़े के दिनों में बारिश की वजह क्या है? यानी कोरोमंडल तट पर जो है वो जाड़े के दिनों में बारिश होती है। इसका मेन कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा जो कोरोमंडल तट पर जो जाड़े के दिनों में बारिश होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गर्मी के महीनों में असम और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती है? कहता है गर्मी के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश होती है, इसके लिए कौन सा हवा जो जिम्मेदार होती है? वो है तीव्र हवा के द्वारा जो असम और पश्चिम बंगाल में जो है गरज के साथ बारिश होती है। अगला सवाल है, पूर्वी भारत में इन तीव्र आर्द्र हवा को क्या कहते हैं? यानी पूर्वी भारत में जो है, यानी पूर्वी भारत क्या, असम और पश्चिम बंगाल में जो है इन तीव्र आर्द्र हवा को क्या कहते हैं? नॉर्थवेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थवेस्टर कहते हैं। अगला सवाल है, बंगाल में तीव्र आर्द्र हवा को क्या कहते हैं? बंगाल में तीव्र आर्द्र हवा को जो क्या बोलते हैं? वही काल वैशाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल वैशाखी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो पूर्वी भारत यानी पूर्वी भारत में जितने भी राज्य है लगभग उन राज्यों में जो है तीव्र आर्द्र हवा को क्या कहते हैं? नॉर्थवेस्टर कहते हैं। लेकिन बंगाल में जो तीव्र आर्द्र हवा को क्या कहते हैं? काल वैशाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैशाखी। तो तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो तीव्र आर्द्र हवाओं को जो कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस हवा को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक माना जाता है? तो किस हवा को जो है चाय और कॉफ़ी, यानी असम में जो ये हवाएं बहती है तीव्र आर्द्र हवाएं, जिसमें सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में होता है। ठीक है, तो असम में जो है चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए जो है लाभदायक हवा कौन है? तीव्र आर्द्र हवाएं। ठीक है। अगला सवाल है, आम्र वर्षा के नाम से दक्षिण भारत में किस हवा को जाना जाता है? तो तीव्र आर्द्र हवा को जो है दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवा कहा जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तीव्र आर्द्र हवा को जो है दक्षिण भारत में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, लू किसे कहते हैं? लू तो ये तो गर्मी के मौसम जो है ठीक है, ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। यानी गर्म हवा चलती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुष्क कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पूरे 100 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो 1 लाइनर देख चुके हैं। आगे हम लोग इस तरह से कंटिन्यू बनाते रहेंगे। इसका और एक वीडियो जो शाम में अपलोड होगा, कृपया आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी की आज से जो हम लोग जब तक बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम खत्म नहीं होता है तब तक जो हम लोग इसी तरह का जो वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।